तो आवाज और सर तो पहले हाँ उसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि क्या थिएटर जी से जब आप फिल्म में गए और कुछ समय फिल्म करने के बाद वापस आए, तो क्या आपकी थिएटर की एक्टिंग में कुछ बदलाव आया? यही तो खूबी है। इसी इसीलिए अपने आप को तैयार किया, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। अभी कैमरे के सामने है या ऑडियंस के सामने है, जी। ये फर्क जो है ये अपने आप को तैयार करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो मैंने किया है, मैंने किया है। तो हालांकि शुरू में मुझे लगा था कि मैं तो ये रामलीला कर रहा हूँ, उसमें चुनो पंचल शास्त्री जो हैं वो रामलीला कर रहे हैं, मतलब आवाज भी वैसी और वो डायलॉग भी वैसे और हाथ के और इसके मूवमेंट्स भी वैसे। तो वो फिर मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, ग्रेजुअली चेंज किया। फिर टेक्निक्स तो सिनेमा में बहुत हैं, आपके क्लोजअप के बारे में, आप किस तरीके से कोई आपको, भाई वहां भी बड़ा कंपटीशन भी चलता है और प्रतिस्पर्धा तो होती है, जेलिसी भी होती है, कई तरह की चीजें होती हैं कि मेरे शॉट पर इसकी आवाज हो, मेरा चेहरा दिखाई दे, फिर उसमें कैसे अपने आप को तैयार करना, कैसे वो टेक्निक सीखना कि आपको अवॉइड ना कर पाए एडिटर, कई मरतबा ये होना पड़ता है। तो ये करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है जी। क्योंकि सुनने में आता है कि थिएटर का जो एक अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन फिल्म में जाके वो फेल हो जाता है। हेलो। हाँ, ये पहले होता था बहुत, इसलिए शुरू में मुझे लगता है कि हमारे जो एनएसडी के भी जो आर्टिस्ट थे उनको ज्यादा काम नहीं मिला था। वो मेरे को नहीं लगता कि उस तरीके से फेल होना, बस यही है कि वो सिनेमा और टेलीविजन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। उसकी ट्रेनिंग जो है वो संभवतः एनएसडी में उस वक्त नहीं दी जाती थी, अब दी जाती होगी, मुझे पता नहीं कि तो सर क्या थिएटर और इन सब बातों को लेकर आप अभी जो हमारे साथ में आज नए स्टूडेंट्स जो है, जो नया यूथ है, जो कहीं ना कहीं टीवी या सीरियल्स में जाने के ख्वाब देख रहा है, तो उनको कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? उनको सबसे बड़ा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई बम्बई ही हमारी इस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ है। कुछ छोटा मोटा काम थोड़ा बहुत दीगर शहरों में होने लगा है, भोपाल में भी होता है, परंतु अभी फिलहाल तो बम्बई ही जो है मेन उसकी राजधानी है। वहां अपने आप को स्थापित करने के लिए और काम के लिए बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अभी आपने देखा कि वो इस लॉकडाउन के पीरियड में कितने ही आर्टिस्ट बेरोजगार हो गए, कितने ही, क्योंकि क्या है कि ज्यादातर पेमेंट आजकल वहाँ रोजंदारी के हिसाब से होता है, डेली वेजेस के हिसाब से होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता भी है तो वो पर डे का ही होता है मेनली। फिल्मों का तो आप जानते ही हैं कि फिल्म के हिसाब से अगर है पेमेंट उसी हिसाब से होते हैं। तो इन सबको आप आर्टिस्ट भले ही कितने सारे कितने अच्छे हो, कितने ही बड़े अभिनेता हो, कुछ भी हो, आपने बहुत काबिलियत हो, लेकिन ये सब चीजों से तो आपको जूझना ही पड़ता है, आपको लड़ना ही पड़ेगा। अपने आप को तो तैयार होके जाना चाहिए। एक तो पूरी तरह से आप इक्विप्ड हो, इक्विप्ड से मतलब है कि ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग हो आपका, प्रॉपर आपका जो हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है आपके लिए। अब अक्सर होता ही है कि बच्चे लोग जाते हैं तो वो माँ बाप का सपोर्ट रहता है उनको, तो कुछ दिनों तक तो सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको स्वयं सोचना चाहिए कि हम कब तक, क्योंकि वहां के खर्चे बहुत हैं, मुंबई महानगर के खर्चे बहुत हैं। मैं भी शुरू में गया था तो मुझे बड़ा परेशानी हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी, बल्कि कई मरतबा तो ये होता था कि मैं मकान भी किराए से ले लिया, मकान का किराया कुछ महीने तक नहीं दे पाए थे। तो ये अक्सर परेशानी हो जाती है। अचानक कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और बंद हो गया, या अचानक जैसे लॉकडाउन अभी हुआ, फिर क्या करेंगे? वो बाकी चीजें तो वैसी ही रहेंगी ना, खाना पीना आपका, आपका गेटअप है, आपकी मेंटेनेंस है और कन्वेंस है, ये सारी चीजें तो वही रहेंगी ना। तो फिर आपको उन सब के लिए इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे अपने माँ बाप पर, अपने सपोर्टर्स पर? आपको खुद ही
ये सब सोचना पड़ेगा। अदरवाइज जैसी कल स्थिति हुई, परसों हमारे एक बहुत ही उभरते हुए अभिनेता ने आत्महत्या कर ली डिप्रेशन की वजह से। हालांकि अगर उस वजह से किया है तो बहुत गलत किया है उसने। अब आजकल के यूथ में यही तो चीज है, अगर फेलियर है तो वो तुरंत निराश हो जाता है और पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है और किस तरीके से जिंदगी को देखता है। तो एक बड़ी वैसी स्थिति है। जबकि हमारे पुराने, आपने देखा, ठीक है, पहली पुरानी कहानियां सुनते हैं कि एक्टर्स ने फुटपाथ पर रहकर जिंदगी गुजारी है और मूंगफली खा के और चने खा के और 10 तरह के काम करके और फिर भी लगे रहे। वो जमाना एक अलग था। अभी एक अलग जमाना है। अभी एक बहुत अलग किस्म की जरूरतें हैं। एक अभिनेता को तैयार होने के लिए बहुत जरूरत है। उस वक्त फिल्में जुनून से बनती थी, इस वक्त पूरा का पूरा बिजनेस है। तो इस बिजनेस में अपने आप को फिट करने के लिए हमको भी अपने आप को तैयार होके उसी तरह से जाना चाहिए। और अदरवाइज थिएटर तो है ही, आपको हाथ पसारे आपको अपने पास बुला रहा है। आप थिएटर करिए, शाम को थिएटर करिए, दिन में कोई और काम करिए, इस तरीके से अपनी वो करिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बगैर सोचे समझे बच्चों को बम्बई की तरफ निगाह करनी चाहिए। जी गीतांजलि जी। सर, एक सवाल आया है। उनने पूछा है कि जी। फिल्म या थिएटर के कौन कौन से डायरेक्टर है जिनसे आपको प्रेरणा मिली, हाँ, या जिन्होंने आपको प्रेरित किया अपने काम के लिए, और एक अच्छे डायरेक्टर के कौन से गुण होना चाहिए? देखिए, 3 तरह के डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, बल्कि मैं कहूँगा 4-5 तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। शुरू में मैंने जो काम किया था, पहला मेरा प्रोजेक्ट था वो राजश्री प्रोडक्शन के साथ मैंने किया था। फिल्म की बात जी कर रहा हूँ मैं, टेलीविजन जी की नहीं, जी जी। फिल्म में, जिसमें जो उसके पितामह पुत्र पुरुष थे राजश्री के, ताराचंद जी बड़जात्या आदरणीय, उनके पोते वो लॉन्च कर रहे थे एज ए डायरेक्टर, सूरज बड़जात्या को। उसने मुझे प्रभावित किया कई तरीके से। उनकी स्क्रिप्ट शूटिंग शुरू होने के 3 महीने पहले मुझे बाइंड की हुई प्रॉपर मोटे कवर में स्क्रिप्ट मिल गई थी। उसमें डिटेल में काम था, सारा काम, मेरे शॉट्स कहां से, ट्रॉली क्या, ये तक उसने पूरा मेरे को एक्सप्लेन किया हुआ। उसके बाद उनका शूटिंग शेड्यूल, जिस तरीके से शूटिंग शेड्यूल उन्होंने प्लान किया था, उसी प्लान के हिसाब से चलता रहा। उसमें कोई उनकी शूटिंग की डेट्स, उनके टेक्निक्स जो थे, उनके टेक्निकल जो टीम थी उनकी, उनके कैमरामैन थे, उनके लाइटमैन थे, उनके मेकअप, और पूरा आर्टिस्ट पूरा का पूरा ट्रेन। मतलब कहीं मुझे तो वो क्या हुआ, उसने मेरी आदत खराब कर दी। मतलब उसके बाद की जो फिल्म है या जो प्रोजेक्ट किए, उसमें मुझे वैसा एक पूरा डिसिप्लिन यूनिट नहीं मिला। तो वो उन्होंने बड़ा प्रभावित किया था। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि हालांकि मुझे वो इनिशियली वो रोल पसंद नहीं था, क्योंकि वो, मैं तो गया था एक छोटा मोटा काम करने दूरदर्शन का, और फिर उसके बाद अगर फिल्म मिलती है तो दिमाग में यही आता था 36 साल की उम्र में कि हीरो, उस समय भी हमसे उम्र बड़े थे वहां पर, 45-50 साल के भी लोग हीरो बने हुए थे। तो हमें तो यही लगा कि हमें हीरो बनाएंगे, लेकिन फादर का रोल मिला। खैर एनीवे, वो एक अलग कहानी है। तो ये एक मुझे बड़ा उसमें लगा। फिर उसके बाद और भी लोगों के साथ काम किया। एक थे हमारे डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ, बड़ी हिट फिल्में दी उनके साथ, मैंने लगातार 3 फिल्में की। वो जैसा पूरा के एक तरीके से ये आपके आजकल के जो एक बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनी का बॉस होता है ना, बिल्कुल प्लान, वेल ड्रेस्ड, मतलब ही यूज्ड टू बी ऑलवेज इन सूट। बम्बई छोड़ के जितनी भी जगह हमने, ठंडी जगह, वहां चंबा में शूटिंग करते हैं, डलहौजी में शूटिंग किया ठंड के दिनों में, ऑलवेज इन सूट एंड विथ टाई। वो एक अलग उसका आनंद था। फिर एक जो डायरेक्टर थे सबसे बड़ा, मुझे उनसे मतलब एक पितृ पुरुष थे और पिता की तरह उनका प्रेम मिला, वो थे लेख टंडन। स्वर्गीय श्री लेख टंडन के साथ मैंने
केवल एक फिल्म की और एक सीरियल किया हैदराबाद में, राजा साहब। कमाल का, मतलब वो उनके जैसा डायरेक्टर मैंने देखा नहीं। उनकी बड़ी फिल्में हिट हुई हैं, राशि के साथ भी एक फिल्म बनाई है उन्होंने, 2-3 फिल्में बनाई हैं, वो उन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे कैरेक्टर को पूरी तरह से समझा दें, ऐसा ही डायरेक्टर मुझे पसंद था। देखिए अदरवाइज तो मैं इतने बरस, 50 साल, 40 साल, 30 साल, अब तो खैर 50-60 साल हो गए थिएटर करते हुए, तो मेरे को अभिनेता को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसको कैसे अभिनय करना है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, लेकिन वो डायरेक्टर क्या चाहता है उस कैरेक्टर से, वो कैरेक्टर का मनस्थिति, कैरेक्टर की बाहर की एक आवरण जो ओढ़ा हुआ है वो, और एक्चुअल जो अभिनय उसको करना है किसके साथ, और उसका कैसा व्यवहार होना, ये सारी चीजें, परिस्थिति, सारी चीजों को समझाने वाला अच्छी तरह से ही डायरेक्टर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर अभिनेता भी हो। ये मेरा एक बीच में किसी से प्रश्न भी किया था मैंने कभी, कि मैंने पूछा था कि क्या एक एक्टर अच्छा डायरेक्टर हो सकता है क्या? बहुत कम होते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कोई डायरेक्टर अच्छा हो, लेकिन वो कैरेक्टर को पूरी तरह से, अच्छी तरह से अपने एक्टर को समझा सके, उससे निकाल सके, दैट इज डायरेक्टर। तो ऐसा डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जो टीवी का सिलसिला शुरू होता, उसके बाद फिल्मों में मुझे कोई किसी डायरेक्टर ने ज्यादा मुतासिर नहीं किया, हालांकि सभी बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया मैंने, लेकिन ज्यादा मुतासिर नहीं किया, क्योंकि तब तक मैं बहुत परिपक्व भी हो चुका था इस मामले में। सीरियल्स में तो मुझे लगातार जितने डायरेक्टर मिलते रहे, एक तो क्या होता है कि लंबा सीरियल चलता है तो उसमें 3-4-5 डायरेक्टर बदलते हैं, वो बीच में कोई चला जाता है, बीच में कभी आ जाता है, फिर कभी कभी शिफ्ट भी अलग होती है, एक शिफ्ट का डायरेक्टर दूसरा, दूसरी शिफ्ट का डायरेक्टर दूसरा, यूनिट अलग अलग होती है, तो उसमें कोई ऐसी मुझे नहीं लगी। लेकिन फास्ट होते हैं ये लोग, ये 3 कैमरा सेटअप लगा के जल्दी जल्दी शूटिंग करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने एक दिन देना है, अगले रोज की टेलीकास्ट है। कई मरतबा तो उसमें ये होता है कि जैसे मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, पहले जी टीवी का ऑफिस था वर्ली में, और हम लोगों की शूटिंग मड आइलैंड में चलती थी, तो वहां से सॉफ्टवेयर पूरी कैसेट लेके, और वो लेके भागता था मोटरसाइकिल पे आदमी, और मोटरसाइकिल वाले को 1000 रुपए अलग से देते थे कि सिग्नल तोड़ते हुए जाना। तो दोपहर 2 बजे तक शूटिंग की और वो भगाया उसको वहां से वहां तक, और वो जाके अपलोड करते थे, और हांगकांग से पहले टेलीकास्ट होता था। ये भी एक्सपीरियंस किया हुआ मैंने। तो अब आप उस डायरेक्टर से बेचारे से क्या एक्सपेक्ट करोगे? उसको तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके देना है, और इसीलिए उन्हें ट्रेन्ड एक्टर चाहिए। ये नए एक्टर्स बेचारे जाते हैं और वो कोप अप नहीं कर पाते कई मरतबा, ये बड़ी मुश्किल होती है वहां पर। आजकल भी वही है, दिन में आपको एक एपिसोड नहीं, तब 2 एपिसोड की शूटिंग करके देनी है, खत्म। तो ये एक बड़ी दिक्कत है वहां पर। इसलिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर का अभी टेलीविजन में तो मुझे पता नहीं कोई अच्छा काम कर रहा है। अब वेब सीरीज में जरूर अच्छे डायरेक्टर हो गए हैं, बिकॉज वहाँ टाइम भी है उनके पास, और बजट का भी कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं, ये है जी। और गीतांजलि पूछे। सर, एक अच्छे डायरेक्टर में क्या क्या संभावित गुण होना चाहिए, या एक अच्छा डायरेक्टर क्या अपने जो अंदर? मुझे, ये आप थिएटर की पूछ रही है, फिल्म की? थिएटर की, किसी का सवाल है सर ये। हाँ, तो जैसे जो मैं हूं ना वैसा होना चाहिए। सही है। मतलब पूरी मजाक टीम को लेके है, चले। लेकिन देखिए पूरी टीम को, एक एक तो क्या है कि देखिए हमारे यहाँ कलाओं में गुरु शिष्य परंपरा जमाने से चली आ रही है। अब थिएटर में तो नहीं रही वो, कि वो पुरानी परंपरा चले, लेकिन फिर भी डायरेक्टर जो है वो गुरु ही होता है। आपको स्कूल में या ड्रामा स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो भी गुरु हैं, लेकिन जो एक हम शौकिया रंगकर्मियों के लिए एक जो गुरु मिलते हैं, गुरु शिष्य, वो थिएटर ही होता है। 2 महीने की रिहर्सल होती है, या उसके बाद दूसरी भी रिहर्सल होती है, तो उसमें गुरु ही सिखाता है, उससे ही सीखते हैं। तो उनमें आपस में संबंध जो होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अपने एक्टर से कितना निकलवा सकता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उनके आपस के संबंध, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को
सॉल्व करना, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को देखना, फिर स्क्रिप्ट का चयन कैसे करते हैं। फिर ये जरूरी नहीं है कोई उनका फेवरेट एक्टर हो तो उसको इंपॉर्टेंट रोल, बड़ा रोल दे देंगे, जो कैरेक्टर सूटेबिलिटी होगी वही करेंगे। तो ये सारी चीजें डायरेक्टर के गुण हैं। फिर सारी टीम को एक करके चले, ये नहीं कि वो अच्छा है वो बुरा है, इसके सामने उसकी बुराई, उसके सामने उसकी बुराई। सबको उसकी खामियां निकाल के बताएगा जरूर है और अच्छाइयां भी बताएगा। ये सारी चीज है, ये मैं समझता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और अभी तक ईश्वर की दया से और बच्चों की वजह से मैं इतना ज्यादा पहचाने जाने लगा हूँ थिएटर में, वो बिकॉज ऑफ माय टीम। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है मेरे को गाइड करने वाले जो है वो है मेरी पत्नी रीता, जो मुझसे सीनियर आर्टिस्ट हैं थिएटर में, मुझसे बहुत सीनियर है। तो ये है। और इसके अलावा ये सवाल अश्विनी गंभीर जी का है। हाँ, उनने पूछा। हाँ, क्या ये जो अभी सवाल है तो अश्विनी जी, उनका माइक कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, इसमें यही है कि वो थिएटर जो डायरेक्टर है उसको एक हंटर वाला डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। पहले मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इस मामले में, मार भी खाई है डायरेक्टर से जब छोटा था। लेकिन अब जो है वो एक अलग किस्म का है। मैक्सिमम अपने आर्टिस्ट से निकलवा लेना, उसको बिल्कुल एक पिता की तरह उसको प्रोटेक्शन देना, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना, कोशिश करना। और जैसा हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, हंसी मजाक भी साथ में होता है। और फिर वो जो प्ले के बाद जो एक दूसरे पर वो एक डिस्कशन होता है जिसमें एक दूसरे की खामियों के बारे में चर्चा होती है, वो भी एक पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी से अगर किसी खराब कर गया है या भूल कर गया है तो उसको उस पर ज्यादा गुस्सा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं उनकी, कभी कभी होती है, बिकॉज ये तो प्रोसेस है। थिएटर परफेक्ट नहीं होता, पहला शो तो होता ही नहीं परफेक्ट, मैं तो मानता ही नहीं। फिर भी मैं देखता हूँ, मजा आता है। बल्कि मैं खराब नाटक भी देखता हूँ, सिर्फ वो नाटक नहीं देखता जिसमें अपशब्द होते हैं या अश्लील होता है। ये मैं कहना चाहता हूँ और यही मैं एडवाइस करता हूँ इन लोगों को। अब तो उसमें क्या से सर अगर मुझे अच्छा डायरेक्टर बोलते हैं, इसमें प्रोग्रेसिव टॉपिक भी आप नहीं लेते हैं क्या? जैसे कुछ मुद्दे या कुछ सवाल ऐसे रहते हैं? कैसा प्रोग्रेसिव? जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें कैसे प्रोग्रेसिव टॉपिक में? हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो थोड़े से एडवांस है। एडवांस मतलब? जिसमें जैसे आप सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर, उसमें कहा जाता है कि उसमें गाली उसी कहानी का तत्व है, मतलब उस कहानी का रिक्वायरमेंट है। तो पहली चीज तो ये है, मैं सखाराम बाइंडर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने सखाराम बाइंडर किया है 1976 में जी। हाँ, सुनाई दे रही मेरी बात? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ कर रही है। अच्छा जी जी, हाँ सर बोले। सखाराम बाइंडर मैंने 1976 में पहली बार किया था इंदौर में। मेरे ख्याल में तब तक भोपाल में और कहीं भी मध्य प्रदेश में तो हुआ नहीं था। वो नाटक बैन था, वो नाटक बैन था। और उसके बाद उसी वक्त उन्हीं दिनों उसकी वो हुई थी। उस वक्त रविंद्र भवन, रविंद्र नाट्यगृह इंदौर में किया था, हाउसफुल शो था वो। पर मेरा संवाद करके वहां एक नाटक था और ज्योति स्वरूप हमारे एनएसडी के ग्रेजुएट थे, उन्होंने उसे डायरेक्ट किया था, जो जिन्होंने बाद में जाके अपनी सीरियल में बहुत काम किया। इनकी कौन सी सीरियल थी रीता जी? खैर एनीवे, हमने तो कोई गालियां नहीं दी, हमने तो कोई ऐसी चीज नहीं की, लेकिन जो नाटक का कंटेंट था उसको साथ में रखते हुए, उसको पूरा करते हुए उसको सामने पेश किया। दूसरी चीज, पूरा नाटक जो है वो आप इलीट क्लास को शहर में दिखाएंगे क्या? वो किस क्लास का है? जिस क्लास को दिखाकर सबक सिखाना चाहते हैं आप, वो क्लास तो यहां रहती नहीं है। हमने देखा इसका शो, इसमें अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में क्या कितने दिन हो गए, कुछ 6, हाँ जयंत ने किया था शो। उसमें मैं तो खैर माफ करना जयंत, मैं तो आधे नाटक के
चला आया उसमें, उस शो में जो लड़के वहां पर शोर मचा रहे थे, उस पर तालियां पीट रहे थे, उसमें हंस रहे थे, वो क्या समझ पाए उसका कंटेंट क्या कहना चाहता है नाटककार तेंदुलकर, क्या कहना चाहता है, ये समझा क्या उसने? नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ उन चीजों का, उन जो भद्दे अश्लील कमेंट्स का, या वो जो वहां पर स्टेज पर चल रहा था, उसका आनंद लिया है, बस यही यही हो सकता है। तो फिर क्या मतलब है हमें ये करने का, और फिर क्यों, क्या जरूरत है? उसके बगैर भी हम जो कहना चाहता है नाटककार वो कह सकते थे। तो ये मेरा एक सोचना है, और कोई जरूरी नहीं है। मैंने कई ऐसे नाटक किए हैं जिसमें ये सारी भाषा थी, उसको काट के छांट के मैंने उसको सुधारा है। तो मैं समझता हूं कि मेरा अपना एक वो है सोचना, और मेरी अपनी सोच है, मैं उसी प्रकार से करता हूँ। थैंक यू सर। अगर आप उसको प्रोग्रेसिव कहती हैं या एडवांस कहती हैं तो वो मुबारक हो आपको, आप जैसे लोगों को जिसको। नहीं सर, मैं मात्र एक जनरल सवाल कर रही हूँ। गीतांजलि, क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ सर, हाँ बोलिए सर। हाँ राजू भैया नमस्कार, मैं स्मित बोल रहा हूँ भोपाल। अरे स्मित नमस्कार। अरे हाँ, और मैं आपसे एक बड़ा सहज प्रश्न पूछना चाहता था, क्योंकि मुझे अनुभव है, बल्कि सौभाग्य प्राप्त हुआ है आकाशवाणी में आपके साथ कई डे में साथ रहने का, और मैंने आपसे काफी कुछ सीखा भी है उस दरमियान, कुछ है। आप ये बताइए कि आप पूछना चाहूंगा कि आप आकाशवाणी में क्या आपके टेलीविजन को या फिल्म को कुछ सहयोग किया है? क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस कल्चर में अगर मैं मानूं तो मैं जैसा कोई अन्य नहीं देखा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही स्मित, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं पुराने, जिन्होंने आकाशवाणी में काम किया है, और जो आज बड़े स्थापित लोग हैं, और उनकी आवाज की पॉलिशिंग, उनका तलफ्फुज, उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, और गले का खेल, सांस का खेल। हमारी आधी एक्टिंग तो आवाज में ही हो जाती है, उसके बाद ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम है और मेकअप और ये सारी चीजें सेट होती हैं, बट 50% काम जो है हमारी आवाज, हमारा जो सबसे बड़ी देन है एक एक्टर के लिए, वो एक बहुत बड़ी योगदान है, और इसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने तकरीबन 68 से मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ, विभिन्न उसमें ड्रामा वॉइस से लेके और प्रेजेंटर भी रहा हुआ। तो ये बिल्कुल सही आपने कहा है इसमें। जी हाँ, गीतांजलि कुछ और कह रही थी आप? नहीं सर, मेरी बात हो चुकी है। हुआ सुकरात था, और सुकरात ने नेशनल अवार्ड जीता था, और आपने सुकरात का रोल किया था, मैं क्रिस्टो था उसमें, और वो अभिनय में आज जी भी जी जी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मुझे मजा आता है। थैंक यू। हाँ, वो तो कमाल है। अब सतीश जी के साथ वो सुकरात करने की इच्छा रहेगी मेरी। जी सर, एक सवाल है निशांत का। उनका कहना है कि सहायक निर्देशक के तौर पर बॉलीवुड ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स हेतु क्या प्रक्रिया है, और यदि असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना है? मुझे प्रक्रिया तो वही है कि आपको स्ट्रगल करके आपको किसी तरीके से पहुंचना पड़ेगा। वो मेरे ख्याल में फिल्मों में तो कुछ 10-12 असिस्टेंट होते हैं आजकल, लेकिन उसमें असिस्टेंट्स मतलब है कि कई तरह के काम होते हैं उसमें। उसके लिए अपने आप को तैयार और ट्रेंड और बिल्कुल रहना पड़ेगा। तो कई मरतबा तो सिर्फ यही काम होता है असिस्टेंट के, जाओ उस फलाने आर्टिस्ट को बुला के ले आओ, उनको ले आओ, उनको वहां ले आओ, ये होता है। कई मरतबा स्क्रिप्ट देने की एक होती है, कई मरतबा वो स्क्रिप्ट सुनाने की एक काम होता है। जो बाकी जो चीफ असिस्टेंट होते हैं उनके साथ 2-3 लोग जो होते हैं, कुछ लोग सिर्फ क्लैप करते हैं। तो ये एक स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, स्टेप्स एक एक करके देन यू फाइनली रीच समवेयर। एक वो है। दूसरा, जहां तक रजिस्ट्रेशन उसकी प्रक्रिया है, उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स का भी कोई एक एसोसिएशन या यूनियन है कि नहीं है। इस बारे में मैं मालूम करके आपको बता सकता हूँ, अभी तो मुझे ज्ञान उतना है नहीं। बहरहाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे असिस्टेंट्स की बहुत कमी है।
लेकिन स्ट्रगल तो है बेटा, वो आप किसी भी विधा में जाओ, और पैसे बहुत कम मिलते हैं असिस्टेंट्स को। ये जरूर है कि सेट पे अगर रहते हैं तो आपको आपका खाना पीना और ये सब वहाँ मिलता है, कन्वेंस मिलता है, ये है। लेकिन जरूरत तो है असिस्टेंट्स की, रहती है, लेकिन बहुत भरमार है, ज्यादा भी है। लेकिन थिएटर का आपका बैकग्राउंड है तो आपको जरूर प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू जी। अगला कोई सवाल? सर गुड आफ्टरनून। राजीव जी। जी मैं वसंत काशीकर जबलपुर से बोल रहा हूँ। ये वीडियो नहीं दिख रहे हैं आजकल किसी के भी, क्या बात है सर? वो आपने मुझे लगता है सबके वीडियो भी ऑफ कर दिए हैं। नहीं सर, आपके साइड में नेटवर्क प्रॉब्लम आई है सर, आपकी वीडियो बीच में अटक जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरी वीडियो तो बराबर दिख रही है। अच्छा 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 अच्छा, मानसून आ गया है मतलब। जी सर, किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा मुझे। आप हाँ, आपकी भी वीडियो दिख रहा है, तो मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, आपकी वीडियो भी पॉज हो जा रही है बार बार। अच्छा मैं देखता हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं, मैं दोबारा ज्वाइन करूँ क्या? नहीं नहीं सर, चलने दीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा चलिए ठीक। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ काशीकर जी, जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। इसको पूछ लेने दो बच्चे को, फिर मैं बात करता हूँ। चलो पूछो बेटे। अच्छा अच्छा, हाँ पूछिए जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि थिएटर में कुछ लोग जैसे जब हम अभिनय करते हैं और उसी कैरेक्टर में किसी कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो वही कैरेक्टर, जैसे जब हम दूसरा कोई नाटक करते हैं या कभी भी कोई नाटक करते हैं तो वो कैरेक्टर अक्सर दिखता है हमारे अंदर। तो बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो होती है अच्छे एक्ट्रेस में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये जरूर प्रॉब्लम होती है। आपको पुराने इतिहास और देखेंगे तो आप हमारे दिलीप साहब जो थे, उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप ये दुखी कैरेक्टर मत कीजिए, आप देवदास जैसे काम मत करिए। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी शुरू की, तब कहीं जाके उससे बाहर आ पाए। वो एक स्थिति तो आती है, परंतु अगर हम ट्रेंड हैं और तो हमको उतनी दिक्कत नहीं होगी कि हम एक कैरेक्टर जो अगर कर रहे हैं और दूसरा कैरेक्टर करने के लिए या तो उसमें ही वही दिखे, वही उसकी परछाई दिखे, इसके लिए हम अपने को तैयार तो करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम आती है कभी कभी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने से, बहुत ज्यादा उसके शोज अगर हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उससे बाहर निकलने में, दूसरा कैरेक्टर करने में प्रॉब्लम आती है। ये बिल्कुल सही है आपका कहना, बट यू हैव टू प्ले विद दैट, यू हैव टू रियली वर्क ऑन दैट। ये अपने आप को करना पड़ेगा, या तो फिर उसके बाद कोई वैसा कैरेक्टर ना करें आप, कुछ दिन ब्रेक ले लें, वो भी एक तरीका है। कुछ ज्यादा फिल्में देख लें, कुछ दूसरे थिएटर देखें। थिएटर देखना, दूसरा प्ले देखना, किसी और उसका वो देखना बहुत जरूरी है इन सबसे बाहर आने के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ जी। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट जी। हाँ वसंत सर पूछिए। काशीकर जी राजीव जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। मुझे ये पूछना है कि किसी नाटक में यदि कोई मेजर कास्ट चेंज होती है और रिपीट शो होना है, पर्टिकुलर कास्ट रहती है जिसका सब्स्टिट्यूट हमारे दिमाग नहीं आते, जैसे जंगल में खुलने वाली खिड़की में महुआ जो करती है, जो ऑन स्टेज गाती है खुद ही, तो उनका सब्स्टिट्यूट करके कभी आपने शो किया है कोई? हाँ उसकी जी, प्रक्रिया क्या होती है और को एक्टर के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं यदि हमें शॉर्ट टाइम में रिपीट शो करना है तो? हाँ जी, देखिए मैं इसके मेरे पास 2 उदाहरण हैं, बल्कि 3 उदाहरण हैं एक मेरे पास। एक प्ले जो मैंने आपसे कहा कि उर्दू एकेडमी का जो मैंने किया था 1982 में, और उसके बाद वही प्ले मैंने दोबारा रिवाइव किया 2003 या 2005 में।
तब से लेके अभी तक कर रहा हूँ, वक्त कराते रंग उर्दू प्ले है वो, उसमें कास्ट चेंज होती रहती है, हमेशा चेंज होती है, खासतौर से मेन कास्ट जो है। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण ये है कि मेरे उस प्ले में एक हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र, शायद सुन रहे होंगे अभी, श्याम मुंशी साहब करते थे, वो मेजर रोल था उसमें हस्बैंड का, और उनकी पत्नी बनी थी जो बीवी बेगम बनती है, वो मेरी रीता जी कर रही थी। काफी शोज उन्होंने किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार राजीव भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बन नहीं रहा। तो मैंने कहा क्या करें, अचानक वो शो आ गया हमारा भारत भवन का, उर्दू एकेडमी का शो आ गया, उसमें करना था। अच्छा, उसके पहले एक और शो उन्होंने किया, उसमें मैंने कहा यार श्याम भाई आप एक काम करो, इसमें दाढ़ी है, मुस्लिम कैरेक्टर है, दाढ़ी है, बुजुर्ग है वो, तो आप दाढ़ी रख लो, अभी तो टाइम है, महीना 2 महीना। तो कह मैं नहीं रखता। मैंने कहा यार रख लो यार, मेकअप पेन का खर्चा ही बच जाएगा। तो कहने लगे अच्छा ठीक है मैं रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी रखना पड़ेगा। अब बताइए, मैं डायरेक्ट कर रहा था, मेरा कोई उस पर रोल नहीं। मैंने कहा चलो भाई, तो उनके साथ मैंने भी दाढ़ी बढ़ाई। अच्छा, ये शो खत्म हो गया, उसके बाद इत्तेफाक से उसी प्ले का एक और शो मिल गया, जो उर्दू एकेडमी का या भारत भवन में था, किसी का था मुझे याद नहीं। तो अब क्या करें, तो उन्होंने उसी एन वक्त पे मना कर दिया, राजी मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगा साहब, वो रोल मुझे करना पड़ा। और मैंने किया, लेकिन चूंकि इतने बरस से वो कर रहे थे, उनकी जो परफेक्शन थी, उनकी पर्सनैलिटी, चलो हाइट भी, थोड़ा हाइट मुझसे भी ज्यादा है, हाइट था, वो हाइट भी मैच नहीं हो पाई। और उनकी जो एक उसमें जो अदाएं होती थी उनकी, वो जो जिसमें रीता जी और बिल्कुल मैच होते थे, मतलब मैं अपनी पत्नी के साथ मैच नहीं हो पाया। मैंने बाद में शो के बाद कहा भी कि भाई मैं इसमें इतना परफेक्ट नहीं कर पाया जितना श्याम भाई करते हैं। श्याम भाई ऑडियंस में थे उस दिन, मैंने उनको बुलाया, आप शायद परिचित होंगे, श्याम मुंशी साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, यहाँ के संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो वो उसमें कर रहे थे। एक तो वो इंसिडेंट है। दूसरा मेरा एक प्ले है, कॉमेडी प्ले, भागवंती भाग, आपके जबलपुर में मैंने आके किया था जी, जबलपुर में शो हुआ। उसमें अभी तक जो है वो जो लड़की है, मेन लड़की, उसमें 3 ही कैरेक्टर हैं और एक क्लास में आता है, 3 ही कैरेक्टर हैं। उसमें वो लड़की है, वो हर कभी चेंज करनी पड़ती है मुझे, मतलब इंस्टेंट मालूम हुआ कि 1 हफ्ता रह गया शो का और वो लड़की अवेलेबल नहीं, तो फिर मैं दूसरी तैयार करनी पड़ती है, उसको रटाना पड़ता है, उसका वो करना पड़ता है। हालांकि वो इतना हो गया है कि वो 2 महीने की जो मैं रिहर्सल बोलता था ना, उसके बदले मुझे 15 रोज में, हफ्ते भर में तैयार करना पड़ता है उसको। वो तो गनीमत है कि माँ बाप जो है वो वही है, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हो जाता है, तो वो दिक्कत आती है। और उसमें फिर कई ऐसे तैयार भी हो जाते हैं। कुछ और इंसिडेंट भी हैं ऐसे, जैसे मेरे नहीं है प्ले में, किसी और प्ले में भी है, रीता बता रही थी कि वो अचानक करते करते, और एक कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर था उसको चोट आ गई पैर में, वो कर ही नहीं पा रहा, तो उसके बदले एक दूसरा कैरेक्टर जो था वो बहुत कम काम करता था, जिसमें मेरे ख्याल में हमारे प्रवीण मवाले साहब थे, उन्होंने इंस्टेंटली वो रोल कर दिया और लोगों ने सुधीर खनवलकर ने उन्हें वो रोल कर दिया और लोगों ने पसंद भी किया। म्यूजिक पे बैठा हुआ था, म्यूजिक भी म्यूजिक करता था। तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो बड़े मजेदार होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और चैलेंजिंग भी होते हैं। और इत्तेफाक से मुझे भी ये 2-3 मरतबा जो लोग हमारी रिहर्सल्स देखते रहते हैं उनमें से निकाल के कास्टिंग करना तो आसान रहता है, क्योंकि वो सारा देखते रहते हैं। बाकी मैंने असल में ये प्रश्न यूं पूछा कि मेरे को कुछ लोगों से ये था, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कोई रिपीट शो करना है, तो कोई नया एक्टर आया, उन्होंने बोला ये सीडी पकड़ो, इसको देख लो, मुझे हूबहू ये चाहिए, तो ये तो हत्या हो गई ना। जी जी जी, तो सब मजबूरी में क्या है, आजकल शोज मिल जाते हैं, पहले तो शो नहीं मिलते थे, तो वो शो छोड़ना नहीं चाहते ना, हाँ, इसलिए वो करना ही पड़ता है मजबूरी में कुछ ना कुछ। तो ये थिएटर में ये इसका आनंद भी है और इसके कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी हैं कि वो उतनी क्वालिटी और उतना परफेक्शन नहीं मिलता। देखिए, हर डायरेक्टर की रिपीट शो की अपनी अपनी प्रोसेस रहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टर, टाइम, कितना टाइम है आपके पास, रिपीट शो का टाइम कितना है, किस जगह पर, ये तो बहुत सारी चीजें रहती हैं।
पर मैं मेन पूछ रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि मेरा जो अपना अनुभव है, कई बार रिपीट शो में, जैसा कि आपने बोला आपके साथ अलग हुआ कि श्याम मुंशी जी आपसे बेहतर करते थे, ऐसा आपको लग रहा था, पर कई बार क्या होता है सब्स्टिट्यूट कास्ट में जो रिपीट कास्ट में जो रिपीट शो में आती है वो पहले वाले से बेहतर करता है, यदि हम उसको सीडी नहीं दिखाते हैं। हाँ, ये भी होता है। टाइम भी था। जी जी, बिल्कुल। मैं इसके विरोध, मेरे को सीडी दिखाना पसंद नहीं। सर अब मजबूरी में तो सब दिखानी पड़ती है, सीडी भी दिखानी पड़ती है, खुद करके भी दिखाना पड़ता है। बल्कि एक उसमें तो मेरे साथ ये मुसीबत हुई कि वो मैं जैसे अपना मेरा एक शो है, इसके पहले मैं सुना दूं आपको भाग अपने वक्त के कराते रंग में श्याम भाई जब रिप्लेस हुए तो मुझसे रीता जी कहने लगी कि मुझे मजा ही नहीं आया आपके साथ काम करने में। बताइए, अब अपने हस्बैंड के साथ ही काम करने में मजा नहीं आया उनको। ये तो वो ये है सब। एक तो एक ये जो आप कह रहे हैं इसमें इत्तेफाक से मेरे एक अभी शो हुआ है जिसके 2 ही शो कर पाया मैं, और शो होने वाले थे, आपके यहाँ भी लाना था, भीतरी दीवारें, तेंदुलकर साहब का नाटक है, बहुत खूबसूरत नाटक और अच्छा हुआ। जी जी। उसमें जो लड़की हैं वो साहब, मैं पिछले उसको साल भर से रिहर्सल कर रहा था, उसकी बीच में ब्रेक हो जाती थी, फिर कोई शो दूसरा आ जाता था, फिर तो लगते करते 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 आखिर तक आके उसमें जो एक मेन लड़कियां थी वो कम से कम 4 मर्तबा बदली। तो आखिर में जाकर मुझे तो ये सोचना पड़ा, और एक उसमें लड़के भी बदले। आखिर में जाकर मैं सोच रहा था कि वो लड़के को या तो लड़की बना दूं मैं, या लड़की को लड़का बना दूं। ये तक मैंने सोच लिया था। अब सोचिए आप, क्योंकि कई मर्तबा ऐसी स्थिति भी आती है। परंतु अब जैसा कहा ना कि अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो बहुत सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज भी कर लेता है, तो आजकल ये भी माना जाता है। तो मैं शायद उस कैटेगरी, पहले साहब मैं बहुत नाराज होता था, मैं बहुत गुस्से वाला डायरेक्टर था, बट ग्रेजुअली माइल्ड हो गया मैं। अब आज के जमाने के हिसाब से मैं मर्ज होता जा रहा हूँ और सॉफ्ट हो गया हूँ। तो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जी काशीगर जी। नहीं, उसके फायदे हैं सर। हम लोग थोड़े से टफ डायरेक्टर हैं, इसलिए हमको नुकसान है। हम लोग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं ना, अलग जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम लोग बाहरी दीवारों वाले हैं, वो भीतरी दीवारों वाले नहीं। सर हम हमारी बातचीत को यही विराम देते हैं, क्योंकि हमारे पास समय खत्म होने वाला है। ठीक है। और यदि कोई कुछ बात करना चाहता है तो कर सकता है। आई थिंक शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं अब इनको, राजीव को इतने साल के बाद देख रहे हैं, हम लोग इकट्ठे पढ़े हैं और इकट्ठे खेले हैं। ये सोचिए कि नाटक तो आपस में ही करते रहे, ये तो हमारे नाटक बिल्कुल काला अक्षर क्या भैंस बराबर टाइप है। हमको तो कुछ मालूम नहीं है, बड़ा सोचते हैं कभी जाएंगे इसे सीखेंगे। मैं इनको लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ, मौका लगेगा करेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे भी। अच्छा लगा जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जल्दी आओ। जी सर, हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बहुत आभारी हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी बहुत आभारी हूँ सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप